सरकारें जब भी कोई फैसला लें तो वो सोच समझ कर लें और लोगों की जो इच्छाएं हैं उनको समाप्त करें, ना कि इच्छाओं को बढ़ाए। इस समय डिलिमिटेशन कमीशन की जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें एससी और एसटी की सीट्स को रिजर्व्ड किया जा रहा है, लेकिन अब सवाल ये उठ के सामने आ रहा है कि ओबीसी वाले बोल रहे हैं कि हमारी क्या गलती है, हमारे लिए भी सीट्स रिजर्व्ड करें आप। लेकिन इस पर अगर कोई प्रश्न करता है कोई पत्रकार तो उसका सही जवाब नहीं दिया जाता। अब क्यों नहीं दिया जाता वो हमें नहीं मालूम। एक महिला पत्रकार ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से एक सवाल किया था तो उन्होंने कहा थोड़ा सा आप स्टडी करके आए। तो उसके बाद और भी कई विचार जो हैं और भी कई बातें इसके ऊपर चर्चा जो है वो शुरू हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या ओबीसी के लिए सीट्स रिजर्व्ड नहीं होनी चाहिए थी? क्या जम्मू कश्मीर में उनको 27% आरक्षण नहीं देना चाहिए था? अगर आप बाकियों को दे रहे हैं तो फिर इनको भी दो, या उनका भी समाप्त कर दो तो ये भी शांत हो जाएंगे। लेकिन ये जो शांति है वो शायद ही कोई लाना चाहता है। हर बार ऐसा लगता है कि जानबूझ के लोगों को अशांत किया जाए और फिर सियासी रोटियां सेकी जाएं। लेकिन ओबीसी के साथ इस समय जो व्यवहार हो रहा है उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ बंसीलाल चौधरी साहब हैं, कन्वीनियर हैं ओबीसी महासभा के, और मोहन पवार जी हैं, जनरल सेक्रेटरी ओबीसी महासभा। सर आप दोनों का स्वागत है। जी आपका स्वागत है। स्टेट समाचार का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें आज मौका दिया है अपने दिल के विचार रखने का। सर आपका बहुत स्वागत है। मैं धन्यवाद आपका बहुत बहुत जी। आपने हमें इस काबिल समझा कि हम लोग अपनी जो संविधान की धारा के अंदर जो हमारी बातें हैं ओबीसी समाज की उनको रखने का मौका दिया। अच्छा, मैं अब जानना चाह रहा हूँ कि सवाल आपने वो सुना था प्रदेश अध्यक्ष से, एक महिला पत्रकार पूछ रही थी, क्योंकि मैंने चर्चाएं भी कुछ सुनी, तो वो सुना था, वो क्या सवाल था? जी हमने वो सवाल सुना है, हमें सुनकर बहुत दुख हुआ। दुख इस बात का है कि आज जो पत्रकार जो है पत्रकारिता जो कर रहे हैं पत्रकार, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। देखने में आता है जब हम देखते हैं मूवी देखते हैं जहाँ पत्रकार सवाल पूछ रहा होता है तो जो सवाल जो उनके काम के होते हैं वो बाल की खाल दड़े लेते हैं, खाल में से बाल भी दड़े लेते हैं। लेकिन जो आम जनता के सवाल होते हैं उसके जवाब देने के लिए जो बचते फिरते हैं। रही बात पत्रकार की, तो चलो जो आज हमारे जो पत्रकार नौजवान पत्रकार हैं वो उनके पीछे भाग सकते हैं जितना भी भागें, लेकिन जो हमारी बहनें जो पत्रकारिता कर रही हैं उनके लिए भागना बहुत मुश्किल है। मुझे वो सीन देखकर रोना आता है कि जैसे वो उनके पीछे भाग रहे थे और वो सवाल जो है उसका उत्तर देने के लिए बच रहे थे। तो सवाल ये था कि 50 इन्होंने क्वेश्चन किया था प्रीति महाजन जी ने कि 50% रिजर्वेशन जो है बाकी स्टेटों में मिल रही है। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि 50% रिजर्वेशन कहीं भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है। रही बात कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो अब 10% और बढ़ा दें तो 0.5% जो है रिजर्वेशन दी जा रही है, टोटल रिजर्वेशन, ओबीसी को नहीं, टोटल रिजर्वेशन। कोई ऐसा राज्य है जहाँ 50% या 69% मिल रही है? तमिलनाडु में मिल रही है। अच्छा, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, तमिलनाडु में 50% मिल रही है। बात यह है कि पूरे वर्ल्ड के जो हमारे पत्रकार हैं, आप देखें उनका इतिहास देखें, मैं किसी का नाम लूं, उन्होंने अपनी जो कुर्बानियां दी हुई हैं, उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने अपनी जानें तक दे दी हैं। मुझे आज भी याद आता है हमारे अशोक सोढ़ी जी थे जो पत्रकारिता करते करते गोलियों को निशाना हो गए थे, और लगभग 2 दर्जन से करीब जो हैं हमारे पत्रकार जो हैं पत्रकारिता करते करते जो गोलियों का निशाना बने हैं कश्मीर में। तो एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि कोई वहां पे जो रिपोर्टिंग नहीं कर सकता था, वहां पर भी हमारे पत्रकारों ने रिपोर्टिंग की है। लेकिन आज का जो नेता है वो पत्रकारों को कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। ये एक लीडर की बात नहीं है, ये बहुत सारे लीडर ऐसे करते हैं और बहुत सारे पत्रकारों को दबाया जाता है।
क्या पत्रकार को, जो पत्रकार है वो आम जनता की आवाज जो है उठा नहीं सकता है? क्यों नहीं उठा सकता है? पत्रकार जो है वो इसीलिए तो है कि वो आम जनता के मुद्दे जो हैं वो लोगों के उठाए जाएं। हमारे पत्रकार जो हैं, आज देखिए पीएचई के मसले जो हैं उठा रहे हैं, वहां लाठीचार्ज हो रहा है, लेकिन उसके बीच में फंस जाते हैं। बिजली वालों का मसला था, मैंने देखा पत्रकार का कैमरा गिर गया भागते भागते। क्या वो अपनी जान को हाथ पे रखकर पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं? इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए और पूछना चाहिए पत्रकार को कि आप लोगों के मुद्दे जो हैं हम उठाते हैं। अगर आपके अच्छे अच्छे मुद्दे जो हैं आप उनसे उठवाते हो तो जनता के मुद्दे भी आप उनसे उठवाइए, ताकि हम लोग जो हैं खुश हो सकें। व्यवहार जो है वो ठीक करना, वो अपना व्यवहार जो है अच्छा करें। अगर उनको नॉलेज नहीं है तो माफी मांग लें, कि पत्रकार से माफी मांगे कि मुझे इसका नॉलेज नहीं है, हम इसके बारे में डिबेट अलग से करेंगे। इतनी बात कहने में क्या शर्म है? इसमें अगर मुझे जानकारी किसी चीज की नहीं है तो मुझे जो है रखना नहीं चाहिए। अगर मैं गलत तथ्य दूंगा तो गलत बयानी करूंगा तो वो संदेश आपके लिए भी गलत है और समाज के लिए भी गलत है। ये लगेगा कि जैसा आप लोग सिर्फ वायदे ही करना चाहते हैं, लोगों को पीछे लगा के रखना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं। नहीं, आप प्रदेश अध्यक्ष नाराज नहीं ना हो जाए आपकी बातें सुन के आपसे? नहीं, हमारी बात सुनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी नाराज क्यों होंगे? वो काम सुना, उसको समझे इस बात को कि एक आम आदमी जो सुनता है, जो न्यूज सुनता है, वो जो न्यूज जो सुनता है वो आपके बारे में क्या राय रखता है। मैं अपनी जाती राय दे रहा हूं कि पत्रकार को अच्छे ढंग से उसकी बात सुननी चाहिए, जो मुद्दा वो लेकर आया है उसको ड्रेस करना चाहिए ताकि लोगों को अच्छा संदेश जाए। अच्छा, हम मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। मैं मंसलाल जी, मैं आपसे बात कर लें। अच्छा, क्या आप क्या चाह रहे हैं कि किस तरह की रिजर्वेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में आप लोगों को या ओबीसी को मिले? मेरे चाहने की या ना चाहने की बात कोई नहीं है जी। ये संविधान के अंदर धारा 15(4), 16(4) के अंदर साफ लिखा हुआ है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। तो इन बातों के लिए जो बाबा साहब ने उसके अंदर वो 16(4) जो आर्टिकल रखा, उसके तहत ये देश के अंदर एक 1950 के अंदर जब आइन लागू हुआ तो सभी जो सेगमेंट जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन सदियों से साफ हो रहा था उनको एक किस्म का मतलब कहने का कि आरक्षण दिया गया, हिस्सेदारी दी गई। मैं तो हिस्सेदारी कहूँगा, क्योंकि हमारा देश जो है भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न धर्मों का एक जोड़ है, समूह है मतलब कहने का। तो जिस सेगमेंट को सदियों से मतलब के दबाए रखा कम से कम, तो उसको कम से कम बाबा साहब ने संविधान लिखने के बाद ये देश के अंदर जो आज़ाद हुआ देश, उसमें हमें संविधान ने हमें बहुत सारी आर्टिकल 14 है बराबरी का संविधान, तो सबको बराबरी को जीने का संविधान मतलब अधिकार देता है। तो इसका मतलब कि कुछ बातें रखी गई वो समाज में रखी गई, लेकिन ओबीसी का मतलब कहने का जो आरक्षण था वो 1950 से लेकर 1993 तक 43 साल उनको किसी सरकार ने टच नहीं किया। माननीय बीपी सिंह जी आए 1992 में, उनको उसको 7 अगस्त 1990 को उन्होंने जब लाल किले में मतलब कहने का कि 15 अगस्त को अपने फ्लैग होस्टिंग की, तो उन्होंने अनाउंस किया वहाँ पे कि ओबीसी को भी कम से कम जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए शासन और प्रशासन में। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आज कम से कम भी उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हुई उसके ऊपर 16/11/1992 को, उसके बाद हर स्टेट के अंदर लागू हुआ। आज जम्मू कश्मीर में लगभग 28 साल से उसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। हम ये नहीं कहते कि हमारा विचार है सब कुछ है ना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जब है तो जजमेंट के तहत रिजर्वेशन दो जम्मू कश्मीर में। अभी कितनी रिजर्वेशन आपको मिल रही है? अगर आप ओबीसी के नाम से कहेंगे तो जम्मू कश्मीर में 0 रिजर्वेशन है, लेकिन जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एक डिपार्टमेंट है उसकी जो बुकलेट है उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को जम्मू कश्मीर में 25% आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन वो किसके नाम से है? बैकवर्ड एरिया के नाम से, पहाड़ी स्पीकिंग के पीपल के नाम से और HO लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से। जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया ओबीसी जम्मू कश्मीर में मंडल कमीशन ने, उनको सिर्फ 2% अभी बढ़ाकर 4% आरक्षण किया गया, वो भी सोशल कास्ट के नाम से।
उनको ओबीसी के नाम से नहीं है, वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस, ब्रैकेट में लिखा सोशल कास्ट। कहने का अगर भाव देखा जाए तो ये बख्शी गुलाम मोहम्मद के टाइम से 2% चल रहा था, तो उसी को इन्होंने कंटिन्यू रखा हुआ है। और ये जो सरकारें जो कहते हैं कि ये हमारे अध्यक्ष जो हैं बीजेपी के, ये कह रहे थे 70 साल से जो पिछली पार्टी सियासी पार्टी थी जिन्होंने राज किया, उन्होंने ओबीसी के बच्चों का कत्ल किया, तो 8 साल से आप भी कर रहे हो हमारे बच्चों का कत्ल। तो ये मतलब कहने का ये सत्ता में जो भी आ जाता है, वो मेरे साथियों ने ठीक कहा, सत्ता का नशा जब हो जाता है इनको, पत्रकारों को भी यही करते हैं, जनता को भी ऐसे करते हैं, दुत्कारते हैं, लाठियां मरवाते हैं बहुत सारी। तो मतलब कहने का कि जब शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं है ओबीसी की, हम यही मांग करते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मतलब कहने का कि अगर पार्लियामेंट डिसीजन होता तो हम कहते कि यहाँ पे एसएससी डिसाइड करेगी या जम्मू कश्मीर की असेंबली डिसाइड करेगी, लेकिन अब तो धारा 370 खत्म हो गई। जब सेंटर यूटी बन गई, जब आपने सभी कानून सेंटर के यहाँ पे लागू किए, तो जो 116 कानून जिनमें आपने ओबीसी का जो कानून था रिजर्वेशन एक्ट 2004 उसको लागू रखा, आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आपने पेश किया राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को, जिसमें धारा 370 खत्म की गई। पेज नंबर 44 पे आपने लिखा हुआ बिल्कुल कि स्टेट रिजर्वेशन एक्ट 2004 विल रिमेन इन फोर्स। इसका मतलब ओबीसी के लिए अभी भी धारा 370 दफा जीवित है। फिर कहाँ गया आपका एक संविधान एक विधान, जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यहाँ पर कुर्बानी दी थी, तो फिर वो कुर्बानी उनकी बेकार गई ना। आज आप लोगों एक जनता का मतलब जनता के हित के काम है ये। तो मेरा मतलब कहने का कि 27% को शासन और प्रशासन में देना चाहिए था। जब संविधान की धारा 243 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ओबीसी के लिए, जब संविधान की धारा 243 D6 और T6 जिसके अंदर ये साफ बात लिखी हुई है, पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडी में इनको 27% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन आज 70 साल से वो हिस्सेदारी इम्प्लीमेंट नहीं हुई जम्मू कश्मीर के अंदर। और हाँ जी मतलब एसटी और एससी के लिए कितनी सीट्स अभी रिजर्व होंगी, कितनी? देखिए, जो एससी का रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जो शासन में कहने का रिजर्वेशन है, उसमें 7 सीटें उनकी रिजर्व कर दी गई। जो शेड्यूल ट्राइब की हैं तो उनकी 9 सीटें रिजर्व की इन्होंने। लेकिन अगर पिछले चुनाव में देखा जाए तो जो 2014 में जम्मू कश्मीर में हुआ, तभी 9 एमएलए जीत के आए थे इसके शेड्यूल ट्राइब के। तो मतलब कहने का कि रिजर्वेशन के बिना भी वो 9 एमएलए उनके जीत के आए थे। तो ये भी बात दिखनी चाहिए ना कि किसको, अगर जिनका नुमाइंदा नहीं हो ओबीसी का है इसमें जम्मू कश्मीर के असेंबली में, तो अब तो डिसॉल्व हो चुकी है। मतलब आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि उनको रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये है कि उनको मिलना चाहिए, लेकिन ये है कि ये सरकार को सोचना चाहिए इन बातों को। आपने ठीक कहा, आप पत्रकार हैं, आप बात ठीक कहेंगे ये बात कि सरकार को सोचना चाहिए, जिन लोगों को नहीं मिल रही है फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दी जानी चाहिए थी, लेकिन इस सरकार ने नहीं दी जम्मू कश्मीर के लिए। आप एमएलए की बात छोड़ी भाई साहब, मैं पंचायती राज सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आप पुंछ से चलिए और लखनपुर तक चले जाइए, सरपंच ढूंढा नहीं मिलेगा आपको ओबीसी का कोई। कितने 4190 पंचायत है जम्मू कश्मीर के अंदर। जब 4190 सरपंच हैं, उसमें अगर 27% होगा तो उसमें 1100 सरपंच ओबीसी का भी आएगा। लेकिन आज कितने हैं? 60, सिर्फ 60 और 62 हैं सिर्फ। पंच जो हैं कितने होंगे? 48, क्योंकि हर पंचायत में कम से कम 10 पंच होते ही हैं, 8, 10, 12 पंच होते ही हैं। तो के मतलब कहने का कि 48,000 जो पंच होंगे, लेकिन 263 पंच हैं इस वक्त ओबीसी के पूरे स्टेट के अंदर। तो मतलब डीडीसी मेंबर जम्मू कश्मीर में 280 डीडीसी मेंबर बने, उसमें ओबीसी का नामो निशान नहीं है भाई साहब। तो मतलब कहने का कि ऐसा अगर 70 साल में देखने को प्रत्यय हो रहा है, तो इसका मतलब इनको हिस्सेदारी इनकी रिजर्व करनी चाहिए, जैसे शेड्यूल कास्ट का किया हुआ है। एक भी सीट आपके इस बार भी इन्होंने रिजर्व नहीं की है? ना, ऐसा रिजर्व की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो 70 साल से हम लोग तरस रहे हैं इस बात को कि हमारे, देखिए भाई साहब, सेगमेंट 32% है, इस वक्त 42% होगा ओबीसी का। लोग देखते हैं जम्मू में, कश्मीर में कम से कम कुछ नहीं तो आधे से ज्यादा ओबीसी है। ये राणा जी ने खुद बात कही कि हर 3 आदमी के पीछे एक ओबीसी है कश्मीर के अंदर। ये बात सही है बिल्कुल।
लेकिन यह कि अगर आप मानते हो इस बात को कि ओबीसी है 3 आदमी के पीछे, तो फिर उसकी कितनी रिजर्वेशन बढ़ी? 33% रिजर्वेशन बनती है। आप तो 4% दे रहे हो सिर्फ उनको। तो कहने का अपने मुंह से जो अल्फाज निकाल रहे हो उनको तो पूरा करिए कम से कम। इस पे कभी आपकी गवर्नर साहब से या कोई मुलाकात हुई है? जब ये स्टेट मतलब कहने का कि जम्मू कश्मीर स्टेट थी, तो ये एक यूटी बनी 31 अक्टूबर 2019 को। तो मुर्मू साहब यहाँ पे आए, तो हम उनको 10 दिसंबर 2019 को हम मिले उनको। हमने पूरी बात बयान में रखी उनमें। तो उन्होंने यह आश्वासन दिया हमको कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्दी आपका आरक्षण जो है इम्प्लीमेंट होगा शासन और प्रशासन में। उसके बाद अभी 18 नवंबर 2021 को हम मनोज सिन्हा जी से मिले। मनोज सिन्हा जी ने कहा कि सब बातें पिछली भूल जाओ आप। हमने कहा ठीक है, भूल जाते हैं। और 3 बार कहा, एक बार नहीं, बार बार कहा उन्होंने कि 15 दिसंबर तक ये बात इम्प्लीमेंट हो जाएगी। मेरे पे विश्वास रखो, आप लोग मेरे पे विश्वास रखो। 3 बार कहा हमको, एक बार नहीं, 3 बार कहा कि आप मेरे पे विश्वास रखो, 15 दिसंबर से पहले ये बात इम्प्लीमेंट हो जाएगी। आज आपसे वाले 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च भी आ गया आज। तो हमें ये ऐसा लगता प्रतीक हो रहा है कि अभी मनोज सिन्हा जी से मेरी यही एक बेनती है कि अपने वायदा पूरा करो। अब आप वायदा, क्योंकि अगर छोटे समाज की कोई छोटी सी बात होती तो हम कहते बस ठीक है। बहुत बड़े एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। आप लोग जम्मू कश्मीर में इनको ओबीसी को के साथ वायदे करने के बाद भी आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। यही साहब प्रधानमंत्री जी ने किया 2014 में मौलाना आजाद स्टेडियम में। मैं खुद प्रेसिडेंट था वहाँ पे, उसमें मैं सुन रहा था उनकी बात। उन्होंने हीरानगर में भी बोला और यहाँ भी बोला, प्रधानमंत्री जी मैं आपसे निवेदन यही है कि आप अपना वायदा पूरा करिए जो आपने जम्मू कश्मीर में ओबीसी समाज के साथ किया होगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो 2 बातें हमें समझ आई। एक तो हमें लगता है सीट्स रिजर्व्ड इनके लिए भी, ओबीसी कैटेगरी के लिए भी होनी चाहिए थी। और जो आरक्षण अगर कहा गया है कि हाँ हम आरक्षण देंगे, तो फिर क्यों नहीं 27% आरक्षण फिर देना चाहिए। या फिर ऐसे शब्द ही ना कहे जाएं जिससे इच्छाएं जागृत हों। एक अच्छे लीडर की ये क्वालिटी नहीं है कि वो ऐसे ही किसी को कहते रहे हम कर रहे हैं जी, कर रहे हैं, हो गया आपका। तो ये अच्छी निशानी नहीं है। अब देश में लोग समझदार हो रहे हैं और लोगों में पहले भी हमने कहा है कि इच्छाओं को बढ़ाया नहीं, उसको समाप्त किया जाए। राय जरूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें साथ। नमस्कार।